सही शिक्षकों की बहाली होनी बिहार में बहुत जरूरत है। तभी 1,70,000 के आसपास में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई है। कानून की कमी अगर दिखने लगेगी तो हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि हमें लगता है कि कानून की कुछ कमजोरी हो रही है। तो इस तरह की एक्टिविटी दिखती नहीं। ऐसा कोई समुदाय है जिसके पास अर्थ नहीं है और वो राजनीति नहीं कर रहा है? बिल्कुल, बिना अर्थ के राजनीति तो नहीं। के पाठक के कार्य को कैसे देखते हैं? अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं, आप सेक्रेटरी हैं, तो ओटी में घुस करके आप नहीं बात कर सकते। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरे साथ एक फ्रेम देख रहे होंगे। जिस शख्स को आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए हम सर का परिचय जरूर देंगे। अभयानंद सर हैं, एक्स डीजीपी रहे हैं, बिहार के शिक्षाविद हैं, सुपर 30 जिसका नाम आप खूब सुनते हैं, उसके संस्थापक भी रह चुके हैं। कई सारे मुद्दे हैं बिहार के जिनको लेकर के आज हम सर से जुड़े हैं, बातचीत करेंगे। क्योंकि बिहार की स्थितियां वर्तमान में जो बन रही हैं, चाहे बात शिक्षा की करेंगे, चाहे बात क्राइम की करेंगे, करप्शन की करेंगे, इन तमाम चर्चाओं पर जिस तरीके से बिहार इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है देश भर में, तो सर से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। धन्यवाद सर। सबसे पहले बात हम शिक्षा की कर लेते हैं। बिहार में वर्तमान में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? शिक्षा का जो मूल आधार होता है वो शिक्षक होता है जी। बिल्डिंग होना चाहिए जी। आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए जी। किताब का कंटेंट होना चाहिए जी। सबके बावजूद भी सबसे अहम जो रिसोर्स है जी। संसाधन है वो है शिक्षक। और मुझे ऐसा लगता है कि करीब पिछले 30 वर्षों से स्कूल और कॉलेज में ढंग से पढ़ाई नहीं हुई। हायर एजुकेशन तो करीब करीब समाप्त हो चुका है। तो अब स्थिति ये हो गई है कि अगर हम बीए एमए वाले जो लोग हैं जो पढ़ने में स्वयं बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि वैसे लोग नहीं हैं बिहार में, लेकिन वो शिक्षक नहीं बने, वो बन गए कुछ और। हमारे जेनरेशन में बहुत अच्छे पढ़ने वाले मेधावी छात्र लोग शौक से शिक्षक बनने आते थे स्कूल में, कॉलेज में। वो स्थिति कहीं गौण हो गई है। इसलिए अब व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता है कि बिल्डिंग बना ले सकती है सरकार। बिल्डिंग तो पैसा रहेगा तो ईंटा पत्थर जोड़ करके बिल्डिंग बनी जाएगी। जी सर। पोशाक भी मिल जाएगा लोगों, साइकिलें भी मिल जाएंगी, किताब भी छपवा करके आप कुछ जो भी कंटेंट हो अच्छा या बुरा दे दिया जा सकता है। शिक्षक कहाँ से आएंगे जो अच्छे हैं पढ़ने में? फॉर एग्जाम्पल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू निकल रहे हैं बच्चे, वो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाने तो नहीं आ रहे, वो अपनी नौकरी करने जा रहे। जी बिल्कुल। कहाँ से आएंगे? और अगर शिक्षक नहीं आएंगे तो शिक्षा तो भूल ही जाना होगी। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की गई। कहा जाता था कि सही शिक्षकों की बहाली होनी बिहार में बहुत जरूरत है। तभी 1,70,000 के आसपास में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई है। तो सर, जो आप कह रहे हैं कि मतलब बिहार में अच्छे शिक्षक नहीं है, तो शायद इसी वजह से ये किया गया होगा। इसको कैसे देखते हैं सर आप? 1,70,000 लोगों को आपने परीक्षा दिलवाई है और परीक्षा हर स्टेज पर फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट तक जो जद्दोजहद होती है सोशल मीडिया पर हम लोग देखते रहते हैं। थक जाते हैं लोग। एक परीक्षा होती है, नियम बदल दिया जाता है। तो जो आता है वो दुखी होकर के आता है, वो किसी तरह से समझिए लड़ते झगड़ते आता है शिक्षक बन करके। और उसके बाद जो उसको हम तनख्वाह देते हैं समाज में और जो उसको इज्जत देते हैं समाज में, वो दोनों जितनी बात कही जाए उसके बारे में वो कम है। नहीं बोलना उचित होगा। समाज में उसके साथ
वो व्यवहार हो रहा है जो एक हम सबसे नीचे पादान पर जो कर्मी होता है उसके साथ भी नहीं करता। तो जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम अगर नहीं हो तो वो व्यक्ति क्या पढ़ाएगा। मुझे याद है एक कहीं सोशल मीडिया ही में मैं देख रहा था, उस देश में मैं गया तो नहीं, एक सज्जन गए हुए थे एज ए टूरिस्ट चाइना, और उन्होंने अपने जो गाइड थे उनको कहा कि आप हमको अपने देश का जो बेस्ट फैक्ट्री है वो दिखाइए, और उनको वो ले जा करके एक अच्छे स्कूल में खड़ा कर दिया, कहा कि देखिए यही हमारा बेस्ट फैक्ट्री। एक वो सोच है, और एक हमारे यहाँ सोच है कि किसी तरह से एग्ज़ाम लो और चले आएंगे शिक्षक, उनका सेल्फ एस्टीम मरा हुआ होगा, वो अपने आप को सबसे निकृष्ट कोटि के सरकारी नौकर समझते हैं। वो बच्चों में क्या एस्टीम भर पाए। सर, जो स्थितियां बनी पिछले 30 सालों में, लगातार बिहार के शिक्षा स्तर जिस तरीके से गिरा है, कई सरकारें बदली हैं, लोग ये उम्मीद करके रखते हैं कि ये सरकार आएगी तो मतलब शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुधरेगा, लेकिन फिर भी स्थितियां जो की त्यों हैं। सर, इसको सुधारने का तरीका क्या हो सकता है? सुधारने की नीयत हो जाए तो सुधर जाएगा। विधि व्यवस्था में भी आपने देखा होगा कि 2006 की शुरुआत से 2010, 11, 12 टाइप्स में एक लगा कि कुछ नियत थी तो शुरू हुआ, सुधरना शुरू हुआ। ऐसा मैं नहीं करता हूँ कि एकदम बिल्कुल सुधर ही गया, लेकिन एक लाइन पकड़ी गई, एक जनरल फीलिंग भी। अब लोग पीछे जाके देखते हैं तो लगता है कि नहीं, उस समय रियली सोच थी, सुधार हो रहा था। समस्याएं तब भी आती थी, लेकिन समस्याओं के निदान की तरफ रुझान हो रहा था, लोग सोच रहे थे, नए नए प्रयोग भी किए जा रहे थे। जब आप सोचना ही बंद कर देंगे, ऐसा थोड़ी है कि समस्या होनी बंद हो जाएगी। समस्या होती है तो जो सीनियर लोग होते हैं, खास करके जो पॉलिटिशियंस इन पावर होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन पावर होते हैं, ये दोनों को मिल करके इनका काम है सोचने का, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी कमी निकालने का, हमारे प्रयास में कमी क्या है। तो कॉन्स्टेंटली आपको सोचते रहना होगा। घिसा पिटा सवाल और घिसा पिटा उत्तर आ जाता है, और सब चीज में की है कि बस डंडा लगाओ और सीधा हो जाए। तो हर समस्या का निदान डंडा नहीं होता। जो इतने बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं बैठे हुए, उनसे समाज उम्मीद करता है कि वो बुद्धि लगाएं। अगर कहीं कमी है किसी क्रियान्वयन के प्रक्रिया में तो उसको सीधा करें, कोई कमी नियम में हो गई है तो उस नियम को ठीक करें। आप अगर गौर करेंगे तो एक आपके श्रोताओं के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। सरकार में कई विभाग हैं। सरकार जितने भी विभाग हैं, जैसे शिक्षा लीजिए या हेल्थ लीजिए या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लीजिए, उन सबों में विभाग के दो पार्ट होते हैं, एक जिसमें सचिव लोग रहते हैं और एक जिसमें उनका निदेशालय रहता है। तो सचिवों की व्यवस्था तो हर विभाग में है, उनके सेक्रेटरी, उनके डिप्टी सेक्रेटरी, बड़ा सेक्रेटरी, छोटा सेक्रेटरी, सब लोग रहेंगे, वो सब सचिव रहते हैं। और उस विभाग को ग्राउंड पर चलाने के लिए, नीतियों को का क्रियान्वयन के लिए उसका निदेशालय होता है। समय के साथ साथ सभी निदेशालय ध्वस्त, एक भी निदेशालय काम नहीं कर रहा है सिवाय पुलिस। और वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो कानूनी रूप से सशक्त है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। बिल्कुल।
आज पुलिस के निदेशालय को कोई सरकार चाहे कि हम तोड़ दें तो एक पुलिस एक्ट आ जाता है बीच में। तोड़ना है तो फिर एक्ट को बदल दीजिए, जो बहुत आसान नहीं है। लेकिन अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो नीति आप बनाइए, और जो एजुकेशन का निदेशालय है, शिक्षा का निदेशालय, कभी एक भाग में रहता है, कभी 3 भाग में हो जाता है, कभी 5 भाग में हो जाता है। तो किसी को पता है इस राज्य में कि डायरेक्टर एजुकेशन कौन है और वो किस स्तर का व्यक्ति है? हमें याद है जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो डायरेक्टर एजुकेशन या डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छे सीनियर लेवल के लोग होते थे, जिनकी अपनी भी पकड़ होती थी, उनका अपना स्थान होता था। वो नहीं है, तो वो न तो वो नीति निर्धारण में मदद कर पाते हैं, न नीति को क्रियान्वित करने में मदद कर पाते हैं। उनका स्टेटस ही बहुत छोटा हो जाता है। तो नीति बनाते भी सचिव हैं, उनका क्रियान्वयन भी सचिव ही। ऐसी व्यवस्था थी नहीं हमारे सरकार। एजुकेशन या कोई भी डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ दैट डिपार्टमेंट होता है। ये बहुत गंभीर बात है, इसको लोगों ने नजरअंदाज कर दिया कि जो है सचिव नीति भी निर्धारित करेंगे और क्रियान्वित भी करेंगे। नीति निर्धारित में करने में जो आदमी अपना पूरा समय लगाया है, पूरी जिंदगी लगाया है एजुकेशन में, उसकी जो परिकल्पना होगी वो निश्चित रूप से बेहतर होगी जो सचिव लोग आते हैं उनसे। सर, तो अभी के पाठक के कार्य को कैसे देखते हैं? अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इंडिविजुअल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो आप एक एजुकेशन में ले, आप हेल्थ की बात की, हेल्थ में भी वही है। आज अगर हेल्थ सर्विसेज का कोई सेक्रेटरी हो और वो चला जाए पीएमसीएच में और ओटी में घुस करके अंदर कहे कि देखो इस ऑपरेशन को ऐसे करना है, हास्यास्पद हो जाएगा। आप सेक्रेटरी हैं, तो ओटी में घुस करके आप नहीं बात कर सकते। बिल्कुल। चलिए सर, अब आते हैं थोड़ा सा बिहार के क्राइम स्थितियां अभी बिहार की बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, क्योंकि आप बहुत कड़क अधिकारी रहे हैं अपने समय में। आपका नाम सर बहुत जगहों पे हमने सुना भी है। सर, जो स्थितियां बिहार में अभी क्राइम को लेकर के चल रही हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, करप्शन वैसे ही सर बढ़ा हुआ है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्यों बार बार लीक हो जा रहा है कि हाथ से छूट रहा है, जो अधिकारियों के कंट्रोल में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है सर? आपके किसी प्रश्न के उत्तर में मैंने पहले भी कहा था, नियत और नीति दोनों साफ होनी। जो बहुत सीनियर लेवल पर लोग बैठते हैं, डीजी हों, एडीजी हों, इवन जोनल आईजी हों, वो लोग नीति निर्धारण के स्तर पर आने लगते हैं। उनकी समझ मैच्योर होनी चाहिए, परिपक्व समझ के साथ आए वो सीधे ये नहीं कहें कि अच्छा यहाँ क्राइम हो गया, जाओ जल्दी से डिटेक्ट करके लिया। अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ये बात सही है कि सब इंस्पेक्टर का काम है या आईओ का काम है डिटेक्ट करना, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है डिटेक्ट, तो ये काम सीनियर लेवल के ऑफिसर्स का है, राइट अप टू डीजीपी, टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं हो पा रहा है। कोई टेक्निकल मिस्टेक है या कोई सपोर्ट सिस्टम हमारा कमजोर हो गया है, या हम क्राइम को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्राइम हो ही क्यों रहा है। एवरी टाइम अगर स्पर्ट होता है क्राइम में, किसी भी क्षेत्र में हो या पूरे राज्य में एक साथ हो जाए, देन इट इज द जॉब ऑफ द टॉप ऑफिसर्स टू सिट डाउन एंड प्लॉट करके देखना पड़ता है कि बिहार के किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, सभी एरियाओं में हो, सभी एरियाज में हो रहा है, किस टाइप के लोग कर रहे हैं, एंड व्हाई आर दे डूइंग इट, हाउ कैन वी कंट्रोल इट। इस कानून से नहीं हो पाएगा तो हम दूसरे कानून से कर लेंगे। कानून की कमी अगर दिखने लगेगी तो हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि हमें लगता है कि कानून की कुछ कमजोरी हो रही है। तो इस तरह की एक्टिविटी दिखती नहीं। हो गया, चलो ठीक है, तो अब आप नजर को नीचे गाड़ करके आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है ये खत्म हो गया। खत्म होता नहीं है, वो तो एक पूरा नहीं होता कि दूसरा हो जाता है। जी जी बिल्कुल। सर, आपने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, हमने बहुत कहानियां सुनी है सर आपके बारे में
कितने बड़े बड़े क्राइम सीन को आपने सर निपटाया है, क्या अभी वो स्थितियां नहीं बन सकती हैं सर? सॉल्व नहीं किया जाए, कितने कांड हो रहे हैं, तो इसका महीनों बीत जाता है, इसका कुछ भी सफल एक रिजल्ट नहीं आता है, तो ये चीज वर्तमान में नहीं हो सकता है सर। आपने जो कहा ना रिजल्ट नहीं आता है, ये इम्पोर्टेंट है। शुरुआती दौर में आपने पकड़ लिया, तो मीडिया का काम तो हुआ कि हाँ ठीक है इस कांड का खुलासा हो गया, आपका काम खत्म हो गया। जी जी जी। लेकिन पुलिस का तो शुरुआत हुआ। अगर आपने खुलासा कर लिया तो फिर एविडेंस चेक कीजिए। पूछना तो पड़ेगा ना, सीनियर लेवल के लोगों को पूछना पड़ेगा कि ये एविडेंस क्या था। मीडिया में खुलासा कर देने से तो इतिश्री नहीं होने वाली। उसके बाद आप एविडेंस ढूंढिए, एविडेंस को एविडेंस एक्ट के अनुसार परिपक्व कीजिए, क्योंकि कानून जो है वो मीडिया वाले एविडेंस को नहीं एक्सेप्ट करती। तो एविडेंस एक्ट में जो रेलेवेंसी है उसको मानती है। तो आपको अपनी डायरी में लिखना पड़ेगा। डायरी पढ़ने के लिए कौन तैयार है? सीनियर लेवल पर, एसपी के लेवल पर तो डायरी पढ़ी ही नहीं जा रही। हमको एक मौका मिला था, मेरे एक रिलेटिव थे, नाम नहीं बताएंगे, वो एक परेशान हुए थे, क्या कि हम सर डायरी भी लिखवाए हैं, उनके जब दिखाइएगा कैसा लिखा हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पुलिस की डायरी में सेकेंड पैरा से ही हो जाता है घटना स्थल बोलते हैं लिखने। तो पटनाई का केस था, हमने देखा कि उसकी डायरी में घटना स्थल का कोई पैरा ही नहीं था। अच्छा, ये मेरे सोच के तो बाहर भी। अच्छा लिखा रहे बुरा लिखा रहे, लेकिन लिखना तो पड़ता है। जी जी जी। था ही नहीं घटना, कौन क्या हो रहा है, ये काम का सीनियर लेवल का है। उनके डिप्टी एसपी, उनके एसपी, एटलीस्ट एसपी तक। और कभी कभी इंस्पेक्शन अगर डीआईजी करें तो जाकर देखें कि क्या है डायरी में, क्या हो रहा है। आप कुछ लिखिएगा ही नहीं तो कोर्ट मीडिया का रिपोर्ट पर बेल देगी या नहीं देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दिया, सो व्हाट। सर अभी बहुत सारे कांड पटना में बहुत सारे हो गए हैं, कुछ भी उसका खुलासा नहीं हो पा रहा है, अपराधी छूट के भाग जा रहे हैं सर। खुलासा हो भी जाता है, मान लिया 10 में एक केस का खुलासा हो गया, तो उसकी जो स्थिति है डायरी में, जिसको कि कानून मानेगा, कोर्ट तो आपके मीडिया के रिपोर्ट को नहीं मानता। नहीं 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 नहीं, वो मानता है डायरी को। बिल्कुल। तो डायरी को तो लिखना पड़ेगा। चलिए सर, फिर से शिक्षा पे आ जाते हैं सर। आपका एक रहमानी 30 करके चलता है, माइनॉरिटी के लिए चलता है, मानव समाज कल्याण की तरफ से मदद मिल रही है कि नहीं सर? यही सवाल है सर। रहमानी 30 से मेरा जितना संबंध है, अब तो मौलाना वली रहमानी साहब दिवंगत हो चुके हैं। मेरी जितनी जानकारी है, हालांकि फाइनेंस से उनके मेरा कोई लेना देना नहीं है जी। मेरी अपनी समझ है, और मैं इस बात पर रहता हूँ कि मैं इतना गरीब नहीं हूँ कि मुझे उनसे पैसे की ज़रूरत होगी, और इतना भी अमीर नहीं हूँ कि उनको मैं इस कार्य के लिए पैसा दे सकूँ। लेकिन बात करने में जो जानकारी होती है, नहीं वो नहीं लेते हैं। समाज का पैसा है, उनके अपने समाज का पैसा है, और उसी से उनका काम होता है, अच्छा हो रहा है। तो एक लगता है कि मानव समाज कल्याण विभाग तो सर बना है मानव के समाज के कल्याण के लिए, लेकिन मदद नहीं लेना, लगता है कि मदद लेना चाहिए वहाँ से। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है। अल्पसंख्यक वाले में क्या स्मृति ईरानी का एक विभाग है, हाँ। विभाग के मंत्री हैं। विभाग में माइनॉरिटी के लिए विशेष सुविधाएं और कई तरह की
योजनाएं बनाई, उस योजना में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और अब तक इससे नॉमिनल स्तर पर भी लोग निकल नहीं पाए हैं उस प्रणाली से या उससे लाभान्वित नहीं हो पाए। और वहीं निःशुल्क आप लोग पटना में चला रहे हैं, ये वाला ठीक। सर एक सवाल है कि अल्पसंख्यक विभाग जो है मानो स्मृति ईरानी के पास में है और उनके विभाग से जो इस तरीके से आप लोगों का चल रहा है, उनके विभाग से लोगों का नहीं चल रहा है ना, जो उस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ समझे, माइनॉरिटी के लिए उस विभाग में कई बनाए हुए हैं योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक तरफ वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार काम कर रही है लोगों को, दूसरी तरफ आप लोग निःशुल्क पढ़ा रहे हैं माइनॉरिटी को, दोनों में कितना मतलब डिफरेंसेस है और डिफरेंसेस क्या, उस पर तो केस भी हो गया, ठीक है ना, उस पर क्या तो लिखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन। सिंपल पूछो ना, स्मृति ईरानी के पास जो विभाग है सर, हमको लगता है आप जो चला रहे थे ना, जी जी जी, उसको आप आगे बढ़ाइए ना, उसी में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पर आप छोड़े थे उसी को आगे बढ़ाइएगा तो ये अपने आप आने लगेगा। उसी में आ जाएगा। सर तो रहमानी 30 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से, थोड़ा सा एक बार डिटेल्स बताइए। मौलाना वली रहमानी इसके संस्थापक थे, रहमानी 30 के, उनका देहांत हो चुका है। उन्होंने, यद्यपि कि उनका मेरे से कोई संबंध नहीं था, परिचय भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अप्रोच किया था और हम लोग दोनों ने मिल करके इसकी शुरुआत की थी 2009 की बात। गाड़ी बढ़ी और बहुत तेजी से बढ़ी। मैंने उनकी जो नीयत समझी और उनकी नीति समझी, वो था कि हमारा समाज ही मिल करके इसको उठाएगा, अर्थ की व्यवस्था करेगा, और मेरा इनपुट था एजुकेशन कैसे दिया जाए, पढ़ाया कैसे। इनफैक्ट आपको हम बताएं, जब इसके रिजल्ट्स आने लगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी जी, उनकी भी टीम आई अलीगढ़ से, और पटना में आकर के उसने पूरा विश्लेषण किया, यहाँ देखा कि कैसे चल रहा है, और उनको हैरत हुआ कि सेंट्रल फंडिंग है, वहाँ से इंटरमीडिएट लेवल का कोई भी बच्चा IIT में नहीं पहुँच रहा है, और यहाँ 3-4 फ्लैट लेकर के जो मोहल्ला है पटना का, पुलिस कॉलोनी के सामने, वहाँ पर 3-4 फ्लैट में रख करके बच्चों को इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 30 to 50 स्टूडेंट्स पर ईयर, मुस्लिम स्टूडेंट IIT में पहुँच रहे हैं, और अब वो 12-14 साल की बात हो गई, तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा। उनको भी हैरत हो रहा था कि जब सब खर्च हम लोग मीट कर रहे हैं और उसके लिए सरकार मदद कर रही है, भारत सरकार, तो उनको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते। और रहमानी 30 जिसकी कोई विसात नहीं है जी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, समाज उनका देता है और उसको खर्च करके काम करता है, वहाँ से इतने बच्चे क्यों निकल। तो फिर क्वेश्चन ये आ रहा है ना कि क्या समाज अपनी समस्याओं का निदान समाज के ही माध्यम से नहीं कर ले सकता है, तो सरकार की आवश्यकता इतनी क्यों पड़ रही है। अगर हर समाज अपने बच्चों को, जो गरीब हैं, मेधावी हैं, उनको उठा ले तो सबका कल्याण होने लगेगा। और ऐसा कोई समाज नहीं है, इस समाज मतलब समुदाय, इस समाज में जिसके पास अर्थ नहीं है। राजनीति करने के लिए सबके पास अर्थ है जी। ऐसा कोई समुदाय है जिसके पास अर्थ नहीं है और वो राजनीति नहीं कर रहा है। बिल्कुल, बिना अर्थ के राजनीति तो नहीं कर सकता है वो। लेकिन अपने समाज को पढ़वाने के लिए नहीं,
तो टैक्स सब लोग दें और खर्च हो एक समुदाय के लिए और उस खर्च से कुछ रिजल्ट भी नहीं निकलता है, उल्टे स्कैम हो जाता है। और यहाँ एक स्थिति है जहाँ समाज ने अपने लिए किया उसका समाज ही हिसाब भी रखता है। जो समुदाय है वो अपना हिसाब रखता है, वो ऑडिट भी कर लेता है और रिजल्ट भी देखता है कि क्या रिजल्ट है। तो कौन सी व्यवस्था अच्छी है? तो इसमें एक प्रश्न ये आ रहा है कि जिस समुदाय के लिए आप लोग एक चला रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए रहमानी 30 एक विभाग है, इन लोगों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का विभाग है जिसका स्मृति ईरानी के पास में विभाग है, उसमें बड़ा स्कैम की चर्चा हो रही है। तो एक तरफ स्कैम हो रहा है, बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनके तक वो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? हमने सोशल मीडिया में देखा है और अभी हमने ऐसे जनरली भी आपको कहा कि एक व्यवस्था है कि समुदाय विशेष अपने समुदाय के ही बच्चों को पढ़ा दे और उससे रिजल्ट आ जाए जी, और उस पैसे का हिसाब किताब भी रखे हो जी। अपना उसका पैसा अपने से वो खर्च करेगा और अपने हिसाब रखेगा। एक व्यवस्था है कि सरकार टैक्स ले जी और किसी समुदाय के लिए वो कि ये बहुत समुदाय गरीब है इसको दे दो, उसको पढ़ा दो। नीति अच्छी है, नीयत भी अच्छी है, क्रियान्वयन जब होने लगेगा तो स्कैम होगा जी, क्योंकि सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा मतलब लूटो, लूट करके वही करप्शन है। तो आप पैसा भी खर्च किए, रिजल्ट भी नहीं आया, ऊपर से स्कैम भी हो गया। दो व्यवस्थाएं हैं, पढ़ाना अंतिम हमारा उद्देश्य था जी। तो समाज और समुदाय अपने परिवार को पढ़ा दे अपना पैसा खर्च करके, और यहाँ पर है कि सरकार के लोग व्यवस्था करें जिसमें साहब लोग रहें, नेताजी लोग रहें और ये लोग मिल करके करें और स्कैम हो जाए और समाज को फायदा, समुदाय को फायदा भी नहीं हो रहा है। तो ये तो विचारणीय विषय हो जाएगा बिल्कुल कि दोनों में बेहतर परिस्थिति कौन सी है। बिल्कुल सर। चलिए एक अंतिम प्रश्न पे सर, आपकी जो किताब है अनबाउंडेड माई एक्सपीरियंस विथ लॉ, फिजिक्स, सुपर 30 एंड पुलिसिया व्यवस्था, इस पर आपकी किताब है सर। लॉन्चिंग जब हुआ था तो हम भी वहाँ पे मौजूद थे और आपने बताया भी था कि किताब में किस तरीके की चीज़ें लिखी गई। इंग्लिश में किताब है सर। एक सवाल ये है, हिंदी में कब आएगा और रिस्पॉन्स इसका क्या मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो मैं पहले रिस्पॉन्ड कर दूं जी। अगस्त 2022 में लॉन्च हुआ था पटने में जी। इसके सेलर हैं अमेज़न जी, और आई थिंक विद इन अ मंथ ऑफ द लॉन्च ये बेस्ट सेलर में आया वहाँ और करीब 1 महीने रहा था बेस्ट सेलर। अच्छा, अमेज़न पे जी। उसके बाद ये बुक कोई बर्स्ट में तो चलती नहीं है, धीरे धीरे करके इसका ग्रोथ हो रहा है। अभी जैसे लेटेस्ट 2 लिटरेरी फेस्टिवल में ये बुक सेलेक्ट हुई थी तो हम गए थे वहाँ, एक नागपुर में अच्छा। और एक चंडीगढ़ में अच्छा। तो पहली बार, अभी तक तो हम सिर्फ पुलिसिंग कर रहे थे, डंडा चला रहे थे जी जी, लेकिन लिटरेरी फेस्टिवल एक अलग माहौल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसमें भी अच्छा लगा, इंट्रोडक्शन हुआ, डिबेट हुआ, क्वेश्चन आंसर हुआ और अच्छे प्रतिष्ठित लेखकों के बीच में। तो वहाँ से चंडीगढ़ से एक मैसेज मिला था कुछ दिन पहले कि चंडीगढ़ बार काउंसिल में भी ये बुक लाई गई है अच्छा। और वहाँ के एडवोकेट लोग, हाई कोर्ट में जो बार काउंसिल है उसमें एडवोकेट लोगों के बीच में थोड़ी कौतूहल थी कि ये कौन सा तरीका था जिसमें पुलिस ने डंडा नहीं यूज किया, गोली नहीं लगा चलाया और फिर भी क्राइम कंट्रोल हो गया। क्योंकि आम धारणा है कि क्राइम कंट्रोल मतलब ताकत से होता और हमारी पूरी व्यवस्था ऐसी थी जिसमें ताकत का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बुद्धि का इस्तेमाल हुआ।
किसी को न तो गाली दिया गया, न लाठी चलाया गया, न गोली जहाँ चलनी थी। अब जैसे नक्सल अटैक हो रहा है तो वहाँ तो चलेगी, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या हो रहा है, बट हर सट्टे जिसको बोलते हैं, जहाँ मन में आया गोली मार दिए, वो नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी लोग धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगे थे। जी जी सर, आपने बहुत सारी कहानियां बताई भी थी वहाँ पे। जमुई की वो कहानी मुझे याद है, फिर से मुंगेर की कहानी आपने बताई थी सर। तो अब लोगों के मन में ये भी प्रश्न है, तो इंग्लिश वाले तो पढ़ेंगे ही, आपने वहाँ पे भी कहा था कि हिंदी में भी इसका लॉन्चिंग किया जाएगा। मुझे जो बताया गया था और सलाह दी गई थी कि हिंदी में किसी को दे दीजिए, वो ट्रांसलेट कर देगा। भाषा मुझे दो ही आती है, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। किसी कोई भाषा में जानता नहीं। अब एक कारण जो भी हो, प्रथम प्रयास में इंग्लिश में ही हो गया, तो अब हिंदी जो करनी है वो मैं स्वयं कर रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम किसी को दे देंगे कि इसका उल्था कर दो, वो यांत्रिक टाइप की चीज हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, भाव नहीं आएगा। तो चूंकि मुझे अपनी भाव को प्रकट भी करना था, तो मैंने सोचा कि नहीं करूँगा। मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा ही बाकी रह गया है, बहुत थोड़ा। इस साल मतलब हमें पढ़ने के लिए मिल जाएगा? इस साल या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर में। अच्छा, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद एडिट होता है तो प्रक्रिया तो होती है। जी सर। चलिए, तो सर थे एक्स डीजीपी अभयानंद सर। तमाम बातें इनसे हमने की है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर, करप्शन पर और बिहार के शिक्षा से जुड़ी तमाम चीजें आपने सुनी। और आपको बताया कि सर की जो किताब है अनबाउंडेड, वो अमेजोन पे उपलब्ध है, आप वहां से जाइए, खरीद सकते हैं, पढ़िए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक आम आदमी किस तरीके से बिना पुलिस के डंडा चलाए, तमाम जो चीजें होती हैं, एक आम आदमी भी सीख सकता है। पुलिसिया किस तरीके से काम चलता था पहले, वो भी सीख सकता है। मतलब अच्छे तरीके से आप उस किताब को पढ़िए और बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। तमाम खबरें लगातार भारत लाइव के माध्यम से हम देते रहेंगे। इस खबर पर अगर आपकी भी कोई विचार हो, सर से कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे, किताब अगर आप पढ़िए तो किताब से जुड़ी कोई भी प्रश्न होगी तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगली बार जब सर से हम वार्तालाप करेंगे तो उस मुद्दे को लेकर जरूर उठेंगे। फिलहाल भारत लाइव में इतना ही, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।